हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। और बेटा ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको दिया था गुलबर्ग एंड वॉगेन ने। तो इसको ये भी बोल सकते हैं गुलबर्ग एंड वागे लॉ भी बोलते हैं इसको। देखो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ा था। इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों की रेट इक्वल हो जाती है वहां पर इक्विलिब्रियम ऊपर। अब देखो वहां पे रेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर। ये वाली बात किसने बोली थी, लॉ ऑफ मास एक्शन में बताई गई थी। और किसने बताई थी, गुलबर्ग और वागे ने बताई थी। तो देखो इन्होंने क्या बोला, रिएक्शन रेट जो बेटा एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो सब मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और एक्टिव मास हो सकता है, फिर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। यहां पे देखो बेटा क्या बोला था इन्होंने ये बोला था रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट है उसके पार्शियल प्रेशर या फिर एक्टिव मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट। और पूछा था बेटा इसके बारे में, ये पूछा था कि थ्योरेटिकल बताया था या फिर प्रैक्टिकली देखा था इसको। तो बेटा थ्योरेटिकली देखा गया था, प्रैक्टिकली नहीं था। इट इज थ्योरेटिकल लॉ, ये थ्योरेटिकल लॉ था। और इसके स्टेटमेंट को मैं फिर से लिख रहा हूं, कंप्लीट स्टेटमेंट इसका फिर से मैं बता रहा हूं। ये वाले भी बेटा ऑप्शन में पूछे जाते हैं। और देखो क्या स्टेटमेंट इसके पूछे जाते हैं, क्या बताया जाता है इसमें कहा जाता है इट इज थ्योरेटिकल लॉ। और इसमें ये बोला गया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास या फिर पार्शियल प्रेशर। गैसेस स्पीसीज हैं तो वहां पर बेटा क्या काम में ले सकते हो आप, एक्टिव मास की जगह पार्शियल प्रेशर। ये एक्टिव मास क्या होता है इन सबको पढ़ना में। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट where stoichiometric coefficient are taken as power, where stoichiometric coefficient are taken as power। जहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको कैसे लिया जाता है, पावर लेते हैं, उसकी पावर लगा देते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे मैंने लिखा एक्टिव मास, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्टिव मास, व्हाट इज द मीन ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं एक्टिव मास इसका मतलब होता है कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन मोलरिटी में ली जाती है वो होता है एक्टिव मास। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो मीन ऑफ एक्टिव मास है उसका मीन बता रहे। इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन इन मोलरिटी फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इन मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होती है, मोल पर वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में लिया जाता है, लीटर में। कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इन मोलरिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब वो उसका एक्टिव मास बता रहा है, यानी वो उसकी मोलरिटी को बताना चाह रहा है। क्लियर हुआ। ऐसे हम बात करते हैं व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर।
डाल्टन लॉ में इसको पढ़ा भी था हमने। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई रिएक्टेंट है ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये मान लेते हैं, इसको पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन जैसे एक्स है इनटू टोटल प्रेशर पीटी। और बेटा आपको ये बताया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है पार्शियल प्रेशर। बेटा फिर से बता रहे हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, एंड मोल फ्रैक्शन इज सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो ये था गुलबर्ग और वागे लॉ। इसमें फिर से मैं बता रहा हूं, गुलबर्ग और वागे ने क्या बोला था, रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अभी बताएंगे एक रिएक्शन से भी बताएंगे कि ये एक थ्योरेटिकल लॉ जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर या फिर उसके एक्टिव मास के। और एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। नोट कर लीजिए इसको। इधर बेटा ये थोड़ा सा कट रही है, एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में इसको मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप से इसको लिखेंगे, मिटा दे, नोट कर लिया। देखो देखिए इसको, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ए प्लस बी बी, चेंज इन प्रोडक्ट, ये देखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, रेस्ट कांस्टेंट, या मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर, कंसंट्रेशन ऑफ बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगा दिया, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये तो होते रेट और ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहां पर ये गैसेस स्पीसीज है तो हम इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। इफ दीज आर gaseous species, if these are gaseous species, then we can also write in terms of partial pressure, in terms of partial pressure। पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो गैसेस स्पीसीज हो तो बेटा वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये लगाते हैं। देखिए हम अप्लाई करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां से क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एन बाई वी इंटू आरटी। ठीक है, मोल पर वॉल्यूम क्या होगा, कंसंट्रेशन इंटू आरटी, तो पी इक्वल टू क्या होता है, सी आरटी। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, तो जहां पर भी कंसंट्रेशन टर्म आ रही है उसको वी कैन रिप्लेस थ्रू पार्शियल प्रेशर। तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, आर इक्वल टू के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज टेकन एज पावर। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर, ये हो गया। तो रेट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो कांस्टेंट लगा दिया, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। क्लियर हुआ, नोट कर लो। इसमें बेटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हालांकि प्रैक्टिकली ये कहना सही नहीं होता, रेट इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप 12th के एक चैप्टर में पढ़ते हो, किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में, वहां पर रेट लॉ बताया गया था जो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इस वाले चैप्टर में इसको हमें यही मानना है। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, मिटा दे इसको, क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर ए रिएक्शन, क्वेश्चन आपका, फॉर ए रिएक्शन
2a प्लस बी चेंज इन प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है। फॉर ए रिएक्शन 2a प्लस बी चेंज इन प्रोडक्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये बताना है। चलो मैं इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा रहा। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम ट्वाइस देन रेट बिकम हाउ मेनी टाइम्स? इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर becomes two times then rate of reaction becomes how many times? देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम 2 टाइम, अगर कंटेनर इसका वॉल्यूम 2 टाइम कर दे, हम 2 टाइम कर दे यानी डबल कर दे, बिकम्स डबल भी लिख सकते हो और 2 टाइम्स लिखो, तो रेट बिकम्स हाउ मेनी टाइम? तो रेट कितने टाइम हो जाएगी? इसी वाली रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी रेट लिखेंगे। रेट क्या होता है? R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1। ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन है। सेकेंड वाली कंडीशन में इसमें रेट है R टाइम। तो अब ये देखो कितने टाइम होगी। कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है, ये एक्टिव मास है, ये होता है एक्टिव मास, जो किसको बताता है? फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये बताता है मोलरिटी। मोलरिटी को बताता है। मोलरिटी क्या होता है? मोल पर वॉल्यूम। अब पहले के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना टाइम कर दिया आपने? 2 टाइम, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? हाफ। तो यहाँ पे देखो, ये हाफ होगी पावर 2 और ये हो गया हाफ। 1/4 और 1/2 कितना होगा? 1/8 टाइम। तो पहले की कंपैरिजन में रेट कितने टाइम हो जाएगी? 1/8 टाइम। ठीक है, ऐसे देखो, अगर यहां पर इनके प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी बिकम 2 टाइम देन रेट बिकम हाउ मेनी टाइम्स? यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी becomes 2 time, then rate becomes how many time? Then rate becomes how many times? अगर ए और बी है, इसका पार्शियल प्रेशर को आपने 2 टाइम कर दिया, तो रेट है वो कितने टाइम हो जाएगी? तो हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या K पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर 2 लगा दोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कितने टाइम किया? 2 टाइम, और इसको भी कितने टाइम किया? 2। इस पे तो पावर 2 है ना साइकोमेट्रिक की, तो कितने टाइम हो गया? 8 टाइम, ये हो गया 8 टाइम्स। तो हम पढ़ रहे हैं करेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के करेक्टर, और उस पे बेटा मैंने ये बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के ऊपर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और रेट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इसके लिए मैंने एक थ्योरेटिकल लॉ बताया आपको, लॉ ऑफ एक्टिव मास या गुलबर्ग वॉगे लॉ भी बोल देते हैं। इन्होंने क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, या एक्टिव मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर गैसेस स्पीसीज है तो हम पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। एंड स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। नोट कर लो। तो ये फर्स्ट था, रेट के रेस्पेक्ट में आपको बताया। तो फर्स्ट करेक्टर क्या है? रेट के रेस्पेक्ट में है, और उसमें मैंने आपको ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की इक्वल हो जाएगी। सेकेंड आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। मैं इक्वल वर्ड काम में नहीं ले रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट में वो इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। रेट हमेशा इक्वल होगी एंड कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स तो हो जाएगी, लेकिन वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां पे गलतियां भी करके आते हैं। ग्राफ से मैं बताऊंगा भी क्या क्या गलतियां करते हो आप। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एट इक्विलिब्रियम,
concentration of reactant and product become constant at equilibrium. concentration of reactant and product at equilibrium, concentration of reactant and product becomes कांस्टेंट. बेटा मैंने इक्वल नहीं बोला, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे फिर बता रहा हूं, ये क्या हो जाती है कांस्टेंट, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती है इक्वल. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि याद रहे. व्हाइल रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल, व्हाई रेट बिकम्स इक्वल, जबकि रेट क्या हो रही है इक्वल, रेट इक्वल हो जा रही है. कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही, बार बार बोल रहा हूं कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है. देखो कैसे लिखो, विच इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम. विच इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे कौन सा करेक्ट है, मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं. पहला ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सेकंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. थर्ड वन concentration of reactant, concentration of product. ठीक है, इधर ऐसे में दूसरा ग्राफ और बना रहा हूं. सेम क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे कौन सा करेक्ट है और आपको सोच के बताना है. रेट वर्सेस टाइम. देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. आर एफ आर बी, ग्राफ है बिटवीन रेट वर्सेस टाइम. थर्ड रेट और टाइम में, ये आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड. और फोर्थ ऑप्शन दोनों में मैं लिख रहा हूं ऑल ऑफ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. सोच के बताओ बेटा कौन सा है. ये दो क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है, इधर रेट ऑफ टाइम ग्राफ, और आपको पूछा विच इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे कौन सा करेक्ट है, सोचो कौन सा करेक्ट होगा, बताइए. सोच लिया बेटा. क्या बताया रेट के रेस्पेक्ट में, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है रेट की टर्म में, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. ये किस में हो रहा हो इक्वल, यहीं पे हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल. जबकि एट कंसंट्रेशन की टर्म में, रेट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट. कांस्टेंट में यहां पे बेटा कांस्टेंट हो रही है तो ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहाँ पे भी कांस्टेंट हो रही है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है. वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल हो, वो कम भी इस टाइप का भी ग्राफ आ सकता है, वो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन वो क्या होंगी कांस्टेंट. तो कौन सा हो गया फोर्थ. तो क्या ध्यान में रखना है, इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एंड कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. नोट कर लिया. और देखो आगे, और बताते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर नॉट स्टैटिक. डायनेमिक का मतलब क्या और स्टैटिक का मतलब क्या है, दोनों की रेट इक्वल होगी, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन अभी भी चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी वो, और इक्वल रेट से जाएगी, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो क्या मिलेगा आपको सेम.
इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन वो आपकी स्टॉप हो गई है, लेकिन रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन वो डायनेमिक है, वो चलती रहेगी। जैसे बेटा मैंने आपको बाल्टी का एग्जांपल दिया, मैं एक बाल्टी ली, उसके अंदर एक बैकेट है, उसके अंदर आपने पानी डालना स्टार्ट किया नल से, और मैंने बीच में एक हॉल कर दिया। उसका हॉल करने के बाद में जितनी स्पीड से वाटर जितना गिर रहा है उतनी स्पीड से उतना ही वाटर निकल रहा है, इस टाइप से मैंने उसमें हॉल किया, तो क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा? नहीं। कल आप आज आके आपने देखा कि इतना पानी है, कल आके देखोगे तब भी उतना ही पानी है, तो आपको क्या फील होगा कि पानी गिर ही नहीं रहा, ना निकल रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, पानी गिर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है, लेकिन वो सेम स्पीड से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, डायनेमिक डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक, नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक होता है, नहीं दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलती रहेगी। नेक्स्ट बेटा, सेम इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट की साइड से भी अचीव किया जा सकता है और प्रोडक्ट की साइड से भी अचीव किया जा सकता है। सेम इक्विलिब्रियम, सेम इक्विलिब्रियम can be stabilized, either of reactant side or प्रोडक्ट साइड। आपको बेटा क्या पता है? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम वो चलता रहेगा। और फिर क्या पता है? सेम इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज इधर ऑफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट की साइड से भी उसको अचीव किया जा सकता है और प्रोडक्ट की साइड से भी उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और बताते हैं। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड या स्टेबलाइज्ड इन क्लोज कंटेनर, नॉट ओपन कंटेनर। क्लोज में क्यों बेटा? ओपन कंटेनर होगा ना, तो मान लो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे, तो गैसियस स्पीसीज है वो तो निकल जाएगी, गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है वो तो निकल जाएगा, वहां से हटता जाएगा। ओपन कंटेनर है तो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम इरिवर्सिबल इन केस ऑफ ओपन कंटेनर। इक्विलिब्रियम इज stabilized in closed container, in closed container, not in open container, not in open container। इसको क्लोज कंटेनर इसमें रखा जाता है या इसमें अचीव किया जाता है, ओपन कंटेनर में नहीं। क्यों ओपन में क्यों नहीं? बिकॉज इन ओपन कंटेनर गैसियस प्रोडक्ट विल रिमूव एंड रिएक्शन बिकम इरिवर्सिबल। इफ गैसियस प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, इफ गैसियस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, if gaseous product are formed, gaseous product उसका फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? इन ओपन कंटेनर, इन ओपन कंटेनर these gaseous product, these gaseous product are removed, are removed and reversible reaction becomes, and reversible reaction becomes irreversible।
और इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेंड होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेंड होता है, इरिवर्सिबल में। तो ये तो कहाँ पे अटेंड होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में। फिर से एक बार मैं जो पॉइंट बताया उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम को अटेंड किया जाता है क्लोज कंटेनर में। ओपन कंटेनर है तो जैसे गैसीय प्रोडक्ट बना वो हट गया, तो रिएक्शन है वो किधर जाएगी? एक ही डायरेक्शन में जाएगी, फिर एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी वो कैसी होगी? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो पहला क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल एट इक्विलिब्रियम। और साथ में क्या बोला? कंसंट्रेशन की टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। उसका बेटा इक्वल होना जरूरी नहीं होता, आपको ये बता रहा हूं मैं, फिर बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट इक्वल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ वो कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम में वो डायनेमिक होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। सेम इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड आइदर ऑफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, क्लोज कंटेनर में होता है। देखो सेकंड पॉइंट पे मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बच्चे गलतियां करके आते हैं, जब भी ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ देखते वो क्या करते हैं कि इक्वल जहां पे उसको इक्विलिब्रियम का मतलब वो इक्वल से लेते हैं, लेकिन बेटा वो कंसंट्रेशन का इक्वल नहीं है, वो किसका इक्वल है? रेट का इक्वल है। चलो मैं इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूं उसी कंसंट्रेशन वाले को लेकर। देखो एक क्वेश्चन दे रखा आपको, H2 प्लस I2 चेंजिंग टू HI, ये वाली एक रिएक्शन दे रखी है और क्वेश्चन में इसका ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ बना के आपको दे दिया। इधर ले रहा हूं मैं कंसंट्रेशन और इधर मैंने लिया टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। और यहां पे देखो इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। ये कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, यहां पे था 4 कंसंट्रेशन, मोलरिटी में 4m और यहां पे ये 3m इस वाले पॉइंट पे। यहां से आता है I2 की कंसंट्रेशन इनिशियली 3 थी और फिर वो हो जाती है यहां पे ऐसे, ये हो गई 2m, ये लिख दिया मैंने। रिएक्टेंट हाउस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट है HI और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 नहीं थी, मान लेते हैं 1m थी, और उसकी जब इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो वो जो कांस्टेंट होती है ना, वो कांस्टेंट 3 पे जाके होती है। ये है, ये किसकी कंसंट्रेशन होगी? HI। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ग्राफ किसके बीच में? कंसंट्रेशन और टाइम में। ये ग्राफ दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन में दे रखा है H2 प्लस I2 चेंजिंग टू HI, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for given reaction on the basis of following graph. Calculate the equilibrium constant for given reaction on the help of this graph. तो इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अपने से ट्राई करेंगे एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन की टर्म दे रखी है एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। और कंसंट्रेशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम पे कौन सी कंसंट्रेशन रखनी होती है? जो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट मिलेगी। कीजिएगा अपने से, ट्राई करो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम ये देख रहे हैं के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी है तो ये टेकन एज पावर। यहां पे इस रिएक्शन के लिए मैं बात करूं तो इस रिएक्शन के लिए बेटा क्या होगा? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्या है प्रोडक्ट? HI, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। देखो HI की कंसंट्रेशन 1 लोगे या 3, कांस्टेंट तो बेटा यहां पे जाके हो रही है ना 3 पे, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट हो जाती है तो कौन सी लोगे? 3, और 3 की पावर 3,
H2 इनिशियल 3 की पावर 2 सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। इनिशियली H2 की कंसंट्रेशन थी 4, लेकिन इक्विलिब्रियम पे वो कांस्टेंट हो रही है तब कितनी हो गई 3। I2 की कंसंट्रेशन थी 3, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है तो कितनी हो रही है 2। एक 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बच गया 3/2 या 1.5। ये होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इसकी कंसंट्रेशन होती है। बेटा एक चीज और बता देते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ Kp एंड Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इसी को पढ़ेंगे हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ Kp एंड Kc। ये क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।